धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर हमारे सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर का बाबुरपुर एक इलाका था जहां पर पिछले साल सीए आंदोलन के दौरान 3 लड़कों की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि पुलिस की गोली से इन तीनों लड़कों आफताब और इसके अलावा आफताब आलम और सैफ और एक तीसरे लड़के की और मौत हो गई थी। कई और लड़के इस मामले में घायल हो गए थे। सीजीएम कोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ एक अर्जी दी गई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन सीजीएम कोर्ट ने उस अर्जी को आज खारिज कर दिया, यानी कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों सीजीएम साहब ने इनकार किया है और अब जो पीड़ित परिवार हैं उनके जो वकील हैं वो अगला कदम क्या उठाएंगे। इन्हीं दोनों पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं कानपुर के जाने माने एडवोकेट नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। चलिए, आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं सीए के लोगों के लिए जो उस मामले में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए। ये आफताब सैफ वाला क्या मामला है जो 3 लड़कों की मौत का मामला है सर? देखिए, 1 साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। आफताब, सैफ, रईस, ये लड़कों की पुलिस से गोली लगकर हलाक हुए और मौत के मुंह में चले गए। इन्होंने मरने से पहले बिल्कुल ओपनली कहा कि मुझे पुलिस ने गोली मारी। इसी के साथ आप ये देखिए, बड़ी विडंबना है कि कितने लोग इंजर्ड है। जिनके एक लड़का है शान मोहम्मद, उसके कंधे में आज भी गोली धसी हुई है जी। वो भी कह रहा है कि पुलिस ने गोली मारी। भाई, आप मरे हुए की बात नहीं मान रहे हैं कि उसने गोली मारी, कहा उसने गलत कहा होगा, लेकिन एक आदमी जिसके सीने में गोली धसी हुई है शोल्डर पे, यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे गोली मारी गई है। तो मैंने एक तर्क दिया, एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा पुलिस की गोली नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर का पैनल एक बैठा लीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा। तो क्या हुआ, जज साहब ने पैनल बैठाने से इनकार कर दिया? तो आपने जब कहा कि एक मेडिकल पैनल बना दीजिए तो जज साहब ने उस बात को सुना नहीं? तो मैंने जब ये मुकदमा दाखिल किया कि मैंने एप्लीकेशन दी, आप वहां पे जाके मेडिकल कराइए और लोगों के बयान लीजिए, तब उस वक्त पुलिस ने बयान नहीं लिया, मजिस्ट्रेट ने बयान नहीं लिया। जब मैंने एक लंबा अरसा गुजर गया 1 साल का, तब उसके बाद में ये कह के सीएमएम महोदय ने हमारी एप्लीकेशनों को खारिज कर दिया कि एक मुकदमा पुलिस की तरफ से दाखिल किया जा चुका है, करा जा चुका है, इसलिए मुकदमे की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे सबसे तथ्य बात यह कि पीड़ित पक्ष पोस्टमार्टम लगा रहा है, उसके घर के जो हलाक हुए हैं वो लोग खुद खड़े होकर एफआईआर कराने के लिए कह रहे हैं। अब क्या क्रॉस एफआईआर नहीं हुई है इस हिंदुस्तान के अंदर? और ये मसला अलग है। पुलिस ने तो सिर्फ इस बात का मुकदमा किया कि मेरे साथ तोड़फोड़ हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है। उसमें कहीं भी एफआईआर में ये लिखा हो कि ये मर गए हैं, ये हलाक हुए, मैं इनकी तरफ से एफआईआर लिख रहा हूं, कहीं नहीं। उसमें मुकदमा वादी है, वादी जो है वो पुलिस है। पुलिस ने तोड़फोड़, आगजनी वगैरह 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 आदि चीज की एफआईआर लिखाई। आप ये बताइए कि इसमें से पीड़ित का एक वर्ड्स कहीं पर है? और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इंजर्ड हैं उनको मुलजिम बनाया है जी। तो अब आप ये बताइए कि जिसको मुलजिम बनाया तो उसकी एफआईआर कहां हुई? कैसे मैं समझाऊं? और किस दबाव में कर रहे हैं जी जी, किस कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ चीजों को और सवाल के जरिए समझ लेते हैं। आपने पोस्टमार्टम का जिक्र किया, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है कि पुलिस की गोली लगने से रईस, आफताब और सैफ की मौत हुई है? देखिए, कागज में कभी ये लिख के नहीं आता पोस्टमार्टम में कि किसकी गोली से लगी। उसमें यह आता फायर आर्म इंजरी, फला गोली फला दूरी से मारी गई। पुलिस ने जो कहानी बताई है कि फला दूरी से, इतनी दूर से कोई कारतूस जाएगा उसकी ताकत क्षमता, मारक क्षमता कम हो जाती है। ये तो अपने आप, मैंने तो कहा पुलिस ने मुझे रोक के सामने से गोली मारी है। पोस्टमार्टम वो बात की पुष्टि कर रहा है कि ये 5 फीट 10 फीट से ज्यादा की गोली नहीं है जी। तो और पुलिस और दंगाई, जो भी इन्होंने कथित तौर से कहा दंगाई, उसकी दूरी काफी दूर की है। तो ये कैसे मान ले? और वीडियोग्राफ जो आपके लोगों के पत्रकार महोदय के माध्यम से दिखाए गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन पत्रकारों का जिन्होंने बड़ी मेहनत से उस वीडियो को दिखाया जिसमें एक अधिकारी सीधे सीधे गोली चला रहे हैं, जबकि अगर कोई बात हो गई थी तो एक बायां पैर तोड़ के नीचे उनको गोली चलाना चाहिए थे, कंधे पे गोली नहीं लगना चाहिए थी, पैर पे गोली लगना चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि गोली चलाते हुए दिख रहा है लेकिन एफआईआर नहीं। तो जज साहब ने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्या वो किसी दबाव में हैं या आप लोग दलील अपनी मजबूती से नहीं रख पाए? दलील हमारी मजबूत है। अब कुछ चीजें पर्दे में रहती है तो बेहतर ही होता है। न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मेरे सामने
उच्च न्यायालय है मेरे सामने, उच्च अधिकारी, मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि मैं न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं और हमारे जितने भी क्लाइंट हैं उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया और न्यायालय के सम्मान के तहत उन्होंने मुकदमे दाखिल किए। नहीं वरना वो भी धरना प्रदर्शन, आत्महत्या वगैरह जैसे रास्ते अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने न्यायालय की शरण में जाना बेहतर समझा। हमें आज नहीं कल मिलेगा न्याय। आप इस पेक्स में देख लीजिए, 84 के दंगे हुए थे जी, कब हुए थे, आज फाइलें खुल रही हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तीनों लड़के हैं, आफताब, आलम, रईस और सैफ, इनके मामले में आपने सीजीएम कोर्ट में 156(3) के तहत जो अर्जी दी थी वो कब दी थी और कितने दिनों तक सुनवाई चली और कल जाके इस पर फैसला है? देखिए, सीजीएम कोर्ट नहीं है, सीएमएम कोर्ट है, महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। अच्छा। और पुलिस के खिलाफ सुनने का अधिकार उन्हीं कोर्ट को होता है, बाकी सबऑर्डिनेटर कोर्ट नहीं सुनती है, जिसमें पुलिस को पार्टी बनाया जाए या गजेटेड अफसर को किसी पार्टी बनाया जाए। ये लगभग आप ये समझ लीजिए 7-8 महीने का वक्फा आपका गुजर चुका और काफी अरसे बाद 1 साल के बाद में जजमेंट ये हमारे पक्ष में आ रहा। और आदेश के लिए देखिए कि आदेश की डेट लगे हुए 15 दिन हो गया जी, जजमेंट आज हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आप आदेश पहले कर चुके, आज कर देंगे कल कर देंगे, क्या चीज थी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या चीज थी। जजमेंट मुझे आज देखने को मिल रहा और डेट लगी थी पहले की। क्या आप लोग अब इस मामले को लेकर सेशन में जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कॉपी मिलने के बाद मैं उनकी गहनता से जांच करूंगा और उसके बाद में मैं सेशन में हर हालत में जाऊंगा। और मैं इनको ही क्या, कोई भी पीड़ित पक्ष मेरे पास आएगा, किसी भी मसलब का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, मैं उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। कानूनी लड़ाई लड़ने की आप हमेशा तैयार हैं। थोड़ा कुछ चीजों को और जानना चाहते हैं, क्या इन पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से कोई मदद दी गई जो जिनके बच्चे मर गए? हाँ, ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि जिस दिन ये बच्चे हलाक हुए थे, गवर्नमेंट की तरफ से 30-30 या कुछ पैसे इनको दिए गए थे, पैसे दिए गए, उन्होंने अपना अंतिम संस्कार वगैरह जो भी हुआ किया। गवर्नमेंट से इन्होंने और भी मुआवजे की मांग की। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि मैं गलत था तो मुझे 1 रुपया मुआवजा मिला, क्यों मिला जी, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये गलत होने लगा है और शासन प्रशासन ने सोचा कि गवर्नमेंट के हम क्यों बुरे बने, क्यों हम माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई भी हो, क्यों हम किसी के गलत बने, तो उन्होंने उस चीज को बैक पे ले लिया। यानी कि अब आप इस चीज को समझिए कि ठीक है, यानी कि उन्होंने मुआवजा देकर पीड़ित परिवारों का मुंह बंद करने की एक तरीके से कोशिश की और मामले की लिपापोती करने की कोशिश की। लेकिन 3 लड़कों की एक साथ मौत हो जाना, एक ही घटना स्थल पर मौत हो जाना, क्या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ था उस वक्त? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये यूं कहेंगे कि आप पुलिस अधिकारी का प्रमोशन कर दिया गया, उनको एक अच्छे थाने में प्रमोट कर दिया गया। और वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, उसमें एक अधिकारी है वो किसी मसले में हटाए भी गए फिर दूसरे मसले में, और जांच जो भी चल रही होगी विभागीय जांच के मामले तो मेरा कोई हस्तक्षेप है नहीं। क्या पुलिस जांच कर रही क्या नहीं कर रही है मैं इस पर तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। मेरा मामला जो मेरे सामने कोर्ट में आएगा और मैं कोर्ट में पेश करूंगा, क्योंकि सरकारी वकील साहब जो उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं, ऑब्जेक्शन देख लेंगे। 156(3) में सिर्फ इतना पूछा जाता है क्या मुकदमा दर्ज है या नहीं, लेकिन इसमें पूरी ब्रीफ से लिखते हुए पुलिस भेज रही है और न्यायालय उसको पढ़ भी रही है। सिर्फ ये देखा जाता है कि ये हीनियस ऑफेंस है या नहीं, मुकदमा दर्ज है या नहीं। 156(3) में इसके अलावा तीसरी चीज का कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, हमेशा अदालत यही पूछती है जो संबंधित थाना होता है कि आपके पास इस बाबत कोई मुकदमा दर्ज है, हाँ या ना में जवाब आता है और उसके बाद अदालत आदेश दे देती है कि मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, इन जो तीनों बच्चे हैं जो एक्सपायर हुए हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? अब आप एक चीज समझिए, आप इस बात से लगा देंगे जो रईस मरा है और जिस जगह पे हादसा हो रहा वो बर्तन धो रहा है एक शादी में जी, एक शादी में बर्तन धो रहा है। मिस्टर जमालुद्दीन थे, उनकी बेटी की शादी थी और वहां वो बर्तन धो रहा, भगदड़ मच रही है। तो पुलिस की गोली से बचने के लिए, पुलिस की लाठी से बचने के लिए वो भागा कि मैं बच जाऊं, तो पुलिस ने उसको गोली मारी। ठीक, आफताब जो लड़का अपने काम का पैसा लेने जा रहा है, इत्तेफाक से वहां पे दंगा हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पुलिस ने उसको गोली मारी। जहां पे सैफ का भाई जो मरा है, उसका भाई काम करता है, वो उसको खाना दे के लौट रहा है,
पुलिस ने रोक के गोली मारी, और उसकी गोली मारने की देखिए दूरी जो पोस्टमार्टम बता रही है वो इतनी करीब बता रही है कि पोस्टमार्टम अपने आप बयान कर रहा है कि हाँ गोली मुझे करीब से मारी गई है, और पुलिस कहती है कम से कम आधा किलोमीटर दूर से दंगाई थे, और जो वीडियो फुटेज है उसमें देख लीजिए। अरे 500 1000 गज की दूरी पे आदमी होगा तो क्या कारतूस कारगर रेंज का होगा? जी नहीं होगा। और पुलिस ने बड़ी विडंबना, एक आदमी को उसी में दफा 25 का मुलजिम बना दिया, उसके पास से कट्टा बरामद कर रहे। कट्टे की कारगर रेंज अगर हम मान ले सबसे ज्यादा बुलेट ताकतवर है तो 25 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती जी। और क्या ये पॉसिबल है कि जहां पे 5000 6000 आदमी होगा, देखिए लॉजिक की बात सोचिए कि 5000 6000 आदमी होगा और पुलिस मुट्ठी भर होगी, क्या वो पुलिस पर हावी नहीं हो जाएंगे? पुलिस का एक आदमी नहीं घायल हो रहा, एक आदमी नहीं हलाक हो रहा, और पब्लिक के 27-28 आदमी घायल हो गए। भाई ईंटे पत्थर हमने मान भी लिया आपने, जी जी क्या ईंटे पत्थर से कोई मर जाएगा? ठीक है सर, एक चीज ये बताइए कि आपने ऐसा कोई अध्ययन किया है, क्योंकि हमारी जानकारी में ऐसी चीजें आई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीए आंदोलन के दौरान अपना सरकारी हथियार इस्तेमाल नहीं किए और उनके पास जो अवैध असलहे थे उनसे गोलियां चलाई, उनसे लोगों को मारा है। देखिए ये तो जांच का विषय है, इसीलिए तो 156(3) दाखिल किया गया। 156(3) दाखिल करने का एक इसको कंप्लेंट में भी किया जा सकता है, लेकिन कंप्लेंट में इसलिए नहीं किया जा सकता, कुछ दस्तावेज गवर्नमेंट अपने पास रखे है, कुछ डॉक्टरों के पास में है, कुछ दस्तावेज किसी और के पास में, कुछ फोटेज कोई हम सीसी फोटेज किसी से मांगने जाएंगे कोई नहीं देगा, लेकिन अगर पुलिस जांच के पर्पस में मांगेगी तो बिल्कुल मिलेगा। तो ये जांच का विषय था, इसमें जांच, मैं कहता हूं कि मुकदमा खारिज होना चाहिए था, एफआईआर भी लगना चाहिए था, स्पेंड भी होना चाहिए था, सब कुछ होना, लेकिन क्या मुकदमा दर्ज करके विवेचना नहीं होना चाहिए था, सच्चाई और झूठ का पता चल सके। हम कह रहे हैं कि वो लड़के बाद में गिल्टी होते, लेकिन आप उसको मुकदमा दर्ज करके जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं आप, क्योंकि अदालत को अधिकार है वो आदेश दे जांच का, जांच के बाद पुलिस वाले चाहे उस मुकदमे को खत्म कर दें, स्पंज कर दें, चाहे उसमें एफआईआर लगा दें। आपके यहाँ कानपुर में लव जिहाद को लेकर हल्ला मचाया गया और उसके बाद एक एसआईटी बना दी गई। इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं, क्या कोई एसआईटी बनी? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों के कान को खोलना चाहता हूं कि बेवजह के मसले उठा उठा के उन्माद मत फैलाएं। जो काम की चीज है, जो इस पे मुद्दा है, वो हक परस्ती की बात करें। किसी के साथ किसी का बच्चा मर गया, ये बहुत बड़ी बात है। किसी का घर उजड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है। किसी का नौजवान बेटा अपने बाप के कंधे पे जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लव जिहाद फलाना, ये लड़के लड़कियों का मसला है, नौजवान है, ना समझ नहीं है, वो कर रहे हैं एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, और क्या है सही है क्या गलत है वो खुद ही भुगत रहे हैं। लेकिन इसका मसला अलग है, और ये मौत के आगे सारी चीज छोटी पड़ जाती है। आदमी किसी का मर गया है, एक नौजवान बाप से ये पूछिए कि उसका नौजवान लड़का उसके कंधे पे जा रहा है, उसके दिल से पूछिए। एक उस आदमी से पूछिए जो दूसरों के घर में बर्तन धो के माँ बाप का खाना पूरा कर रहा, उससे पूछिए। एक उस आदमी से पूछिए जो अपने बाप या भाई की कब्र पे फातिहा पढ़ने गया, उसको रोक के गोली मार दी गई। ये समझने की चीज है। मैं आपके चैनल से ये हर बात कहना चाहता हूं कि उन लोगों को ये चीज मानवता भी कहीं ना कहीं रखे। ये सरकार आती जाती है, कभी ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना होगा, आपको भी मरना होगा, आपके भी बच्चे हैं। कभी के तन्हाई में सोचिएगा कि मैंने सही किया गलत किया, ये उन पुलिस वालों को सोचना पड़ेगा। जी ठीक है सर। कसूर आदमी आपने लड़कों को बंद कर दिया, 7-7 महीने जेल में रहे। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। उनका वक्त गुजर गया, अच्छा वो कैसे आएगा? ठीक है, एक छोटा सा सवाल आखिर में मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ इन 3 लोगों के, ये जो लड़के हैं रईस, सैफ और इसके अलावा आफ्ताब आलम, इसमें सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं पुलिस पे, या इस पूरे मामले की किसी एसआईटी से कोई रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जांच करवाना चाहते हैं? हाँ, मैंने विभिन्न जगहों में एप्लीकेशन भी दी है, ह्यूमन राइट में एप्लीकेशन दी है, हाई कोर्ट में एक रिट भी पेंडिंग है जिसमें माननीय एसएसपी महोदय को तलब भी किया गया था। यहाँ से अधिकारी गए थे तो हाई माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय ने कहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग हैं और सब मर गए। इत्तेफाक से बात यह कि एक लॉकडाउन लग गया, सारे काम हमारे पेंडिंग हो गए कि हर काम कोर्ट के, हाई कोर्ट ने इनसे सवाल किया है
कि आपने पीड़ित की एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई थी। क्योंकि चूंकि वो एफआईआर लिखने का प्रोविजन पहले अधिकार निचली अदालत को है। जब निचली अदालत खुद करेगी तब हम ऊपर जाएंगे। लेकिन जिस रिट में मैं गया था उसमें ये क्वेश्चन उनसे रेज किया गया था। मेरा यह दुर्भाग्य है, उनकी खुशकिस्मती है पुलिस वालों की कि लॉकडाउन का उनको बेनिफिट मिला और वो बातें आगे चली गई। बहरहाल आने वाले वक्त में बिल्कुल वो मुकदमा खुलेगा और मुझे न्याय प्रणाली पे बहुत उम्मीद है, क्योंकि अगर न्याय प्रणाली ना हो तो ये तमाम भ्रष्टाचारी लोग देश को खा चुके होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने आखिर में जो लाइन कही वो बहुत ही काबिल तारीफ लाइन है कि आपको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और आपके जितने भी क्लाइंट है, ना कोई भूख हड़ताल कर रहा है, ना कोई सुसाइड कर रहा है, ना कोई किसी तरीके का प्रेशर बना रहा है, अदालत के जरिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है और आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान जो दिक्कतें पेश आई, जैसे ही तमाम चीजें खुलेंगी फिर से उन चीजों को नए तरीके से शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।